इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दर्पण के बारे में जाना कि क्या दर्पण क्या होता है, कैसे होता है और उसको कैसे पहचानोगे, इसकी बात हम लोगों ने किया। जैसे दर्पण को स्पर्श करके पहचाना जाता है, दर्पण से प्रतिबिंब बना करके पहचाना जाता है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दर्पण के उपयोग, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के और ढेर सारी चीज़ें, परावर्तन के नियम क्या है, समतल पृष्ठ पर परावर्तन कैसे होगा, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं दर्पण के उन ढेर सारी चीज़ों के बारे में। लेक्चर 4 के अंतर्गत क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर के लेक्चर 4 में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले दर्पण के उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग इसको बात करते हुए दर्पण के उपयोग, दर्पण की उपयोग, यूज ऑफ मिरर। यूजेस ऑफ मिरर। हम दर्पण के उपयोग में सबसे पहले नंबर 1 पर समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। क्यों चेहरा देखने में किया जाता है भाई? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा चेहरा है वैसा ही लगे, क्योंकि समतल दर्पण किया जाता है। समतल दर्पण बराबर यानी कि हूबहू प्रतिबिंब बनाता है, जैसा वस्तु होता है वैसा ही प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? साज सज्जा में, साज सज्जा यानी डेकोरेशन के काम में इसका उपयोग किया जाता है, तथा ड्रेसिंग टेबल में भी इसका उपयोग किया जाता है, पहने हुए कपड़े को देखने के लिए ड्रेसिंग टेबल में। औरतें कपड़ा, साड़ी, गहना वगैरह पहन करके ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं। हमारे फोर्स के सिपाही वगैरह वर्दी को अपना ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं कि हम सही कपड़ा पहने हैं कि नहीं, सब चीज़ें सही है कि नहीं। इसको देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यह साथ में जानते रहें कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने, साज सज्जा और इन चीज़ों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ हूबहू प्रतिबिंब बनता है। जैसा है वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब बनता है, और जब वस्तु जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब देखना रहता है तो समतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। ये चीज़ जानते रहें। दूसरे नंबर पर हम उपयोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हम हर ऐसे जगहों पर कर सकते हैं जहाँ पर छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना हो। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, साइड मिरर अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी होता है पश्च दर्पण, लेकिन ज़्यादा प्रचलित शब्द है साइड मिरर, इसलिए इसको हम साइड मिरर को ही लिख दे रहे हैं। पश्च दर्पण इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है पीछे देखने के लिए। गाड़ियों में, 2 पहिया में, 4 पहिया में, हर गाड़ियों में साइड से पीछे देखने के लिए इस मिरर का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हमारी उपयोगिता क्या है
कि जितनी भी चीज़ें हैं पीछे की वो छोटा छोटा उस दर्पण में दिखाई देती रहे, जिससे कि हमको मालूम होता रहे कितनी चीज़ें पीछे से आ रही हैं, कितना दूर है, कैसे आ रही हैं, किस प्रकार से हमको चलना है, कितना जगह हमको लेना है, कितना जगह छोड़ना है उनके लिए। ये सारी चीज़ की जानकारी हमको हो जाती है उत्तल दर्पण लगाने के कारण। यदि हम उत्तल दर्पण न लगाकर अवतल दर्पण लगाते तो एक ही चीज़ का इतना बड़ा प्रतिबिंब बनता कि वो समझ में भी नहीं आता कि वो चीज़ क्या है, और इस प्रकार से हम कन्फर्म नहीं कर पाते कि क्या चीज़ आ रहा है और कितना दूर पर है, जिससे कि हम सतर्क उससे नहीं हो पाते। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लाइट लगा होता है, लैंप लगे होते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि प्रकाश को बहुत दूर तक फैला करके रखे, और उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेरने का काम करता है, बहुत दूर तक फैलाने का काम करता है। इसलिए हम स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण लगा करके प्रकाश को बहुत दूर तक फैला देते हैं, जिससे कि बहुत दूर से कोई भी आता जाता अन्य चीज़ों को दिखाई दे देता है, जिससे कि व्यक्ति सतर्क हो जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में और साइड मिरर में दो जगहों पर इसका उपयोग महत्वपूर्ण ढंग से किया जाता है। तीसरा, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ज़्यादा जगहों पर किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान और आँख के डॉक्टर, नाक, कान और आँख के डॉक्टर द्वारा, चूँकि यह दर्पण बहुत छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना देता है, तो आँख, कान, नाक वगैरह ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इनके डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग द्वारा आँख, नाक, कान के अंदर की छोटी छोटी चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे देती हैं डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद शेविंग करने में, शेविंग करने का मतलब दाढ़ी बनाना, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। शेविंग में इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह छोटे छोटे छूटे हुए बालों को भी साफ साफ दूर दूर करके दिखा देता है, जिससे कि हम साफ़ सुथरे ढंग से जान जाते हैं कि कोई चीज़ छूटा हुआ है तो उसको हम शेव कर लेते हैं शेविंग करने में। फिर टार्च लाइट में, टार्च में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। बैक लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। पीछे की लाइट गाड़ी की होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के द्वारा प्रकाश को फोकस्ड किया जाता है। तथा सर्च लाइट में किया जाता है। इस प्रकार से दर्पण के कुछ उपयोगों के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दिया। अब हम लोग बात करेंगे अगले हेडिंग के अंतर्गत परावर्तन किसे कहते हैं। हमने परावर्तक पृष्ठ में दर्पण को लिया, दर्पण की परिभाषा, दर्पण के प्रकार, दर्पण की पहचान, दर्पण के उपयोग के बारे में बात करने के बाद हम उसकी मेन क्रिया के बारे में बात करेंगे। दर्पण की क्रिया है परावर्तन, और हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम अब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन परिभाषित करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, तो हम प्रकाश का परावर्तन जानेंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखो, प्रकाश के परावर्तन का मतलब है किसी पृष्ठ पर प्रकाश का आना, उससे टकराना और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चला जाना, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन में हम परिभाषा बताएंगे। प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाना, उसी माध्यम में चला जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे किसी दर्पण पर प्रकाश पड़ रहा है तो फिर वही उस साइड में ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, यह प्रकाश का परावर्तन है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, समतल पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन का मतलब हुआ समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि पृष्ठ परावर्तक है इसलिए इसको दर्पण कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, एट प्लेन सरफेस। इस हेडिंग के अंतर्गत हम फिगर बनाएंगे और उस फिगर से कई शब्दावलियाँ जो प्रकाश के परावर्तन में बेसिकली आती हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। एक प्रकाश किरण जो पृष्ठ पर आकर के गिरता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। सबसे पहले हम आपतित किरण के बारे में बात कर रहे हैं। आपतित किरण है जिस पृष्ठ पर पड़ेगा उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ को दर्पण भी कह सकते हैं। यह परावर्तक पृष्ठ है। जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यह आपतन बिंदु हो गया। यह सब नई शब्दावलियाँ जिसकी जानकारी हमें परावर्तन के लिए चाहिए। परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा अविलंब कहलाती है। अविलंब की भी जानकारी हम ले लेते हैं। और अविलंब से इसके बीच आपतित किरण के बीच का कोण आपतन का कोण कहलाता है। इसे हम आपतन कोण नाम दे लेते हैं, आपतन कोण कह लेंगे। फिर यहाँ से टकरा करके एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी और इस किरण को नाम हम देंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण नाम देंगे, परावर्तित किरण। और यहाँ से इसके बीच का कोण परावर्तन का कोण होगा, इसे हम परावर्तन कोण नाम देंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण नाम देंगे। इस प्रकार से इस आर्टिकल के अंतर्गत हम ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि परावर्तन की क्रिया कैसे संपन्न होती है और इसमें क्या क्या शब्दावलियाँ महत्वपूर्ण हैं, इनकी बात हम लोगों ने किया। इसके बाद हम परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, तथा अविलंब। तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हम अभी इसके पीछे फिगर बनाए थे, उसमें देख रहे थे कि बोर्ड के तल में ही आपतित किरण आ रही थी, उसी तल में परावर्तित किरण जा रही थी, उसी तल में अभिलंब था। आप भी यदि पेपर पर प्रतिबिंब बनाएंगे अपनी कॉपी में, तो वहाँ पर भी पेपर के तल में ही आपतित किरण आती है, उसी तल में जाती है, उसी तल में अभिलंब भी होता है। दूसरा नियम इसका है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन का नियम संपन्न होता है। और इसके आगे का वीडियो हम अगले लेक्चर 5 में लेकर के आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।